हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप। और दोस्तों, पॉलिटिकल ज्योग्राफी की हमारी जो सीरीज चल रही थी, हमारी जो क्लासेस चल रही थी, उन क्लासेस में आज हमारा जो चैप्टर रहने वाला है वो रहने वाला है पॉलिटिकल ज्योग्राफी के जो सिद्धांत है उनके बारे में। और उन सिद्धांतों में, क्योंकि भू राजनीति है ना, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, उसमें ज्यादातर कौन सी चीज पे बात होती है? भू राजनीति यानी स्थान। जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी यानी स्थान, और उस स्थान की हमें क्या करनी है? राजनीति करनी है। यानी स्थान की क्या विशेषता है? वो राजनीति यानी वो स्थान पूरे विश्व में किस प्रकार से अपना प्रभुत्व जमा सकता है, अपना प्रभुत्व बढ़ा सकता है, इन सारी चीजों पर हम इसमें जानेंगे। अनेक विद्वानों ने पूरे विश्व में कंट्रोल करने के लिए, पूरे विश्व में अपना प्रभुत्व बताने के लिए अनेक सिद्धांत इसमें दिए हैं। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। और जो पहला जो सिद्धांत है, पहला सिद्धांत मैकिंडर का जो हार्टलैंड सिद्धांत है, जिसे हम हृदय स्थल सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि जो क्षेत्र हृदय स्थल के रूप में जाना जाएगा विश्व का, और वो क्षेत्र कौन सा है ये भी हम जानेंगे। ठीक है, वही पूरे विश्व पर कंट्रोल करेगा। क्यों? क्योंकि उस तक किसी भी देश की सीमा का, सेना का पहुंचना है वो नामुमकिन है। और वह क्षेत्र, क्योंकि वहां तक किसी देश की सेना जा नहीं सकती, तो वह आसानी से बाहरी क्षेत्रों की ओर आक्रमण कर सकता है। और वो तो आक्रमण कर सकता है, उसकी ओर सेना आ नहीं सकती। तब क्या है, वो सुरक्षित क्षेत्र रह जाएगा। और वो सुरक्षित क्षेत्र होने की वजह से उस क्षेत्र का प्रभुत्व पूरे विश्व पर रहेगा, और वही क्षेत्र पूरे विश्व पर शासन करेगा। अब ये जो सिद्धांत ऐसा नहीं कि ये एब्सोल्यूट है, यानी यही सिद्धांत है जो सही होने वाला है। सिद्धांत है, सब अपने अपने क्षेत्र को महान बताते हैं, और उस चीज को ध्यान में रखते हुए सभी ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। जैसे इस स्पाइकमैन जो नेस्ट थ्योरी है, उसमें वो क्या बोलेंगे कि जो बाहरी क्षेत्र है, जो रिमलैंड वाला क्षेत्र है, जो बाहरी क्षेत्र, वो पूरे पे शासन करेगा, वही हृदय स्थल पर भी वो भी शासन करेगा। तो उनके विचार अलग है। यहाँ पे हमें ये नहीं जानना कि कौन सा सिद्धांत सही है, कौन सा गलत है। सभी सही है, सभी गलत है ना। जो ह्यूमैनिटीज है, जो हम पढ़ते हैं, आर्ट्स, आर्ट्स में जो सिद्धांत आते हैं, जो विचार आते हैं, वो सारे सही है, सारे ही क्या है? गलत भी है। यहाँ पे हमें यह जानना है, कौन सी चीज जाननी है? यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ ये चीज जाननी है कि मैकिंडर है वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, मैकिंडर किस तरह से इस पूरे विश्व को देखते हैं, और किस तरह से इस पूरे विश्व पे वो एक ऐसी शक्ति को चुनते हैं जो पूरे विश्व में शासन करने के योग्य है। और उस शक्ति को चुनते समय वो उससे पश्चिम में कौन कौन से तर्क हैं वो देते हैं। हमें यहाँ पर ये जानना है। ठीक है, तो हम ये जो पूरा सिद्धांत समझेंगे, वो सिद्धांत समझने के लिए हमें मैकिंडर का दृष्टिकोण चाहिए होगा। उस दृष्टिकोण से ही हमें इस सिद्धांत को समझना है, और उसी दृष्टिकोण से हमें सिद्धांत क्या है? याद रखना है। तो आई होप दोस्तों, आप सभी को ये सिद्धांत है वो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है सिद्धांत, है ना, बस साथ बने रहना। चलिए नेक्स्ट, इस सिद्धांत के बारे में जानने से पहले मैकिंडर के बारे में जानते हैं, है ना। तो ये हृदय स्थल सिद्धांत इन्होंने दिया। सबसे ज्यादा तो यही पूछा जाता है कि जो हृदय स्थल सिद्धांत है, वो सिद्धांत दिया किसने? तो किसने दिया? मैकिंडर ने यह सिद्धांत दिया था। ठीक है, ब्रिटेन के ये प्रोफेसर थे। ठीक है, ब्रिटेन के निवासी थे, ब्रिटेन से रहने वाले थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डायरेक्टर भी रहे, पार्लियामेंट के सदस्य भी रहे ब्रिटेन में, और एक नियतिवादी सिद्धांत इन्होंने दिया। नियतिवादी यानी ऐसा होना ही है, नियति में निश्चित है। ठीक है, तो एक नियतिवादी इन्होंने सिद्धांत दिया है। मैकिंडर ने इतिहास को जल शक्ति और स्थल शक्ति के बीच संघर्ष के रूप में देखा, और इसमें थल शक्ति को श्रेष्ठ माना। देखो, जब मैकिंडर थे 1900 का समय, प्रारंभिक समय, है ना, इन्होंने इस सिद्धांत की शुरुआत 1904 से की थी। उस समय वायु शक्ति नहीं थी। ठीक है, वायु शक्ति थी नहीं, परमाणु मिसाइलें ये वाला सिस्टम वहां पे नहीं था उस समय। ठीक है, हवाई जहाज ले जा रहे हो और परमाणु बम डाल रहे हो आप नागासाकी हिरोशिमा पर, तो वो वाला कॉन्सेप्ट उस समय था नहीं, कोई जानता भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इन
मैकिंडर के लिए तो विश्व में केवल दो ही तरह की शक्तियां हैं। एक शक्ति वो है जिस पर जो स्थल पर राज करती है, जिसके पास जो थल सेना है, वो थल सेना उसके पास मजबूत है। और दूसरी शक्ति वो है जिसके पास जल है, यानी वो जल तटीय क्षेत्रों में रहती है, उसके पास जल शक्ति यानी समुद्री सेना, जिसे हम नेवी बोलते हैं, नौसेना, वो नौसेना उसके पास बड़ी सारी है, महत्वपूर्ण है और क्या है, बलशाली है। अब दोनों टकराएंगे, नौसेना नौसेना टकराएगा तो ये तो निश्चित है, तो नौसेना जिसके पास बढ़िया होगी वो जीतेगा। थल सेना टकराएगा तो ये भी बताया जिसके पास थल सेना बढ़िया होगी वो जीतेगा। लेकिन थल सेना यानी हमारी आर्मी और नौसेना यानी हमारी नेवी, ये दोनों अगर टकराते हैं, एक देश है जिसके पास थल सेना आर्मी मजबूत है और एक देश है जिसके पास नेवी मजबूत, दोनों आपस में जब टकराते हैं तब कौन जीतेगा, तब कौन श्रेष्ठ रहेगा, इस चीज के बारे में मैकिंडर ये बोलते हैं कि मेरा ये मानना है। कौन क्या मान रहा है ये छोड़ो, मैकिंडर से मानते हैं। तो मैकिंडर से जब पूछा गया कि भाई साहब ऐसा हो कि जब थल सेना, एक देश है जिसके पास थल सेना मजबूत है, एक देश है जिसके पास नौसेना मजबूत है, दोनों जब आपस में लड़ेंगे, दोनों के बीच आपस में युद्ध होगा, तब कौन जीतेगा। तो मैकिंडर ये बोलते हैं कि ऐसी स्थिति में आपकी जो थल सेना है वो ज्यादा मजबूत रहेगी, वही उसी से जीतने से ज्यादा चांस है। तो मैकिंडर ने थल सेना को महत श्रेष्ठ है वो माना है। तभी इन्होंने हार्टलैंड वाला जो सिद्धांत है, हृदय स्थल वाला सिद्धांत है, वो इस संदर्भ में प्रूव किया है। इन्होंने इस चीज को, इस बात को सिद्ध करने के लिए किस तरह से थल सेना जिसके पास मजबूत होगी वो जीतेगा, वो युद्ध में जीतेगा, वो विश्व पे राज करेगा, ना कि नौसेना वाला, उस बात को सिद्ध करने के लिए इन्होंने अपना पूरा सिद्धांत दिया है। तो एक चीज तो समझ में आ गई थी, थल सेना जीतने वाली है ना। जब हम लास्ट तक जाएंगे तब इन्होंने 1904 में एक अपना सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत में इन्होंने विश्वद्वीप की संरचना दी। कौन सी संरचना दी, विश्वद्वीप की संज्ञा दी, है ना। एक विशाल स्थल में इन्होंने एक विश्वद्वीप दिया। 1904 में जब इन्होंने ये सिद्धांत दिया जिसमें इन्होंने विश्वद्वीप के बारे में बताया, तो वो इस शोध पत्र में इन्होंने प्रकाशित करा। और उस शोध पत्र का नाम बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ये मोस्ट नहीं वेरी मोस्ट इसमें डाल लेना आप। इस शोध पत्र का नाम क्या है, द जोग्राफिकल पॉविट ऑफ हिस्ट्री, द जोग्राफिकल पॉविट ऑफ हिस्ट्री इसका नाम है, ठीक है। इसको इन्होंने दिया, विश्वद्वीप के रूप में इसकी संज्ञा दी और इन्होंने इसमें विश्वद्वीप को समझाया, ठीक है। और जब विश्वद्वीप को इसमें ये समझाते हैं तब ये क्या बोलते हैं, यूरोप, एशिया और अफ्रीका को मिलाकर एक विशाल स्थल बनता है और इसको इन्होंने विश्वद्वीप की संज्ञा दी। ये हमारा यूरोप आ जाता है, ठीक है। ये हमारा अफ्रीका आ जाएगा, है ना। इसे मान लेना ये भूमध्य सागर, तो ये पूरा द्वीप हो गया, ये कौन सा हो गया, विश्वद्वीप। तो इस पूरे एरिया को कौन सा आ जाएगा, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। इस पूरे क्षेत्र को इन्होंने विश्वद्वीप की संज्ञा दी है। चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो इसे इन्होंने क्या दिया है, विश्वद्वीप की संज्ञा दी है। और इसमें ये बोला है विश्वद्वीप संपूर्ण पृथ्वी के स्थल क्षेत्र का 2/3 भाग इसमें समाहित है। इसका क्षेत्रफल 11 मिलियन वर्ग किलोमीटर है तथा संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 88% जनसमूह यहीं पर रहता है। तो विश्वद्वीप के बारे में ये बोलते हैं कि पूरे विश्व का 2/3 क्षेत्रफल स्थल भाग का वो इसी विश्वद्वीप में आता है और 88% जनसंख्या यहीं पर रहती है। ये वाला जो क्षेत्र पॉविट एरिया जो इन्होंने बताया वो ये बताया, ठीक है। अब इसी 1904 वाले जो इन्होंने सिद्धांत दिया था, शोध पत्र दिया था, उसी में इन्होंने एक क्षेत्र दिया जिसे बोलते हैं धुरी क्षेत्र। क्या नाम दिया, धुरी क्षेत्र, पॉविट एरिया, PIVOT एरिया, ठीक है। इस पॉविट एरिया में क्या बोलते हैं, तीन ओर से
ये पोविट एरिया है, वो तीन ओर से पर्वतों द्वारा तथा उत्तर में हिमाच्छादित आर्कटिक महासागर द्वारा घिरा हुआ है। यानी तीनों ओर से तो पर्वत से घिरा हुआ है और उत्तर में आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है। इसका विस्तार पश्चिम में वोल्गा नदी से लेकर पूर्व में साइबेरिया तक तथा दक्षिण में वलित पर्वतों जैसे कौन सा, हिमालय, हिंदू कुश, पामीर की पठार से लेकर पूर्व में आर्कटिक सागर तक है। ठीक है। तो ये पूरा क्षेत्र कौन सा वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे वोल्गा नदी है ना, काकेशस पर्वत वाला ये सारा आ जाएगा, हिमालय आ गया ये। ठीक है। हिंदू कुश आगे जाकर ये साइबेरिया वाला क्षेत्र, और ये पूरा क्षेत्र जो इससे घिरा हुआ है, ठीक है, ये पूरा क्षेत्र पॉविट एरिया के रूप में, धुरी क्षेत्र के रूप में इन्होंने नाम दिया। इस धुरी क्षेत्र के नीचे, ठीक है, इस सॉरी धुरी क्षेत्र नाम दिया। ये जो धुरी क्षेत्र है वो कैसा है, संसाधन संपन्न, कैसा है, संसाधन संपन्न स्थल है। यहाँ पे संसाधन है, अच्छी मात्रा में संसाधन है, और इस स्थल क्षेत्र की विशेषता यह थी कि ये समुद्री शक्तियों के लिए बंद था और एक किले जैसा सुरक्षित था। अगर आपके पास नौसेना है, बड़ी नौसेना है, अच्छी नौसेना है, लेकिन उस नौसेना को लेकर पहुंचोगे कैसे वहां तक, ये बात ये बोलते हैं। क्या बात बोलते हैं कि मान लिया कि भाई साहब आपके पास अच्छी नौसेना है, ठीक है, लड़ भी अच्छी सकती है, ठीक है, लेकिन ये जो हमारा जो पॉविट एरिया है, ये रेड लाइन के अंदर अब मैंने इसको बंद कर दिया, जिसे हम धुरी क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है। इस धुरी क्षेत्र तक आप पहुंचोगे कैसे, इस पॉविट एरिया तक आओगे कैसे, आपके पास नौसेना है, अच्छी नौसेना है, ठीक है, लेकिन नौसेना तो यहीं पे रह जाएगी, नीचे वाले क्षेत्रों में रह जाएगी। ठीक है। आपने उसे ट्रेनिंग दी, अच्छी ट्रेनिंग दी नौसेना की, लेकिन ये नौसेना तो यहीं पर रह जाएगी। ठीक है। उस नौसेना को अगर इस क्षेत्र को जीतना है तो उसे स्थल सेना बनना पड़ेगा, और स्थल सेना में तो वैसे ही ये क्षेत्र मजबूत है। ठीक है। ये क्षेत्र को वैसे ही स्थल सेना मजबूत है, तो जब जब यहां तक आना है तो स्थल सेना बनना ही पड़ेगा, जहाजों से तो आ नहीं सकते, तो जीतेगा कौन, क्योंकि ये स्थल सेना मजबूत है, तो स्थल सेना ही जीतने वाली है। तो ये इन्होंने ये कहा कि यहां तक पहुंचने में जो आपकी नौसेना है, तो वो नौसेना एक तरह से अपाहिज हो जाती है, वो यहां तक पहुंच ही नहीं पाती। क्यों नहीं पहुंच पाती, क्योंकि प्रवेश हेतु यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर के बीच एक सखरा गलियारा है, इससे अतिरिक्त स्टेपी घास से मैदान उपलब्ध है। तो इस क्षेत्र में पहुंचना है तो सिर्फ यहीं से एक छोटा सा गलियारा स्थित है, उसी गलियारे से आप यहाँ पे पहुंच पाते हैं। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने रूस पर जो हमला किया वो इसी गलियारे से किया था, इसी यहीं से इन्होंने हमला किया था। तो ये छोटा क्षेत्र है, और उसमें क्या हुआ, वही चीज आ गई, जर्मनी की सेना है वो सर्दी वाले क्षेत्रों में लड़ने के लिए योग्य नहीं थी, और रूस वाली तो सर्दी में ही रहती है 24 घंटे 12 महीने। ठीक है। तो रूस वाली सेना ने कुछ नहीं किया, लड़ाई नहीं की, बस वो क्या करते थे, धीरे धीरे पीछे की ओर सरकते थे, पीछे की ओर यानी उत्तर दिशा में, और जैसे जैसे वो उत्तर दिशा में आते हुए जर्मनी वाले उनसे पीछा करते करते थी, चलो यार हम तो अब जीत रहे हैं, पीछे हट रही है रूस वाली सेना, और वो आगे बढ़ते हुए, और जब वो आगे बढ़ते हुए तब क्या हुआ, तब सर्दी वाला क्षेत्र आ गया, बर्फ धीरे धीरे बर्फ की मात्रा है वो बढ़ती गई, और बढ़ती गई तो उनके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो गया, और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई। तो ये जर्मनी का हार का भी ये प्रमुख कारण है। ठीक है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र ऐसा है सुरक्षित क्षेत्र, ये इन्होंने नाम दिया। फिर इसमें ही इन्होंने बोला इनर अर्धचंद्र, आंतरिक अर्धचंद्र की संज्ञा दी। ये आंतरिक अर्धचंद्र कौन सा क्षेत्र है, इसमें इन्होंने यूराल पर्वत से पश्चिम का यूरोपीय भाग, ईरान की उच्च भूमि, दक्षिण पश्चिम एशिया का भूभाग, दक्षिण पूर्वी एशिया, भारत और चीन से ज्यादातर भूभाग, और सागर के तटों पर स्थित होने के कारण यह आक्रमण से प्रभावित स्थल था। ठीक है। तो आक्रमण से प्रभावित था, लेकिन आंतरिक अर्धचंद्र था। तो वो कौन सा क्षेत्र है, ये वाला, जिसे हम थोड़ा सा लाइट कर देंगे। ये जो क्षेत्र है, क्योंकि ये तटीय क्षेत्र है,
चीन वाला, भारत वाला, ईरान वाला, ये तटीय क्षेत्र है। अब कोई सेना आएगी यहाँ पे आ गई तो पहले यहाँ पे को आक्रमण करेगी ना, आंतरिक अर्धचंद्र पे। तो इस आंतरिक अर्धचंद्र पे क्योंकि उसे आक्रमण करना है, उसे जीतेगी तभी तो ये पॉविटेरिया दूरी क्षेत्र तक पहुंच पाएगी, है ना। वरना अगर इसे नहीं जीतेगी तो ऐसा तो है नहीं कि कोई देश अपने क्षेत्र से पूरी की पूरी नौसेना को गुजरने दे, ठीक है, नौसेना को स्थल सेना बनकर गुजरने दे, ऐसा तो नहीं है। पहले इन्हें इसे जीतना होगा, फिर इसे जीतने से बाद ही यहाँ तक पहुंचेगी। और यहाँ तक पहुंचने के लिए बीच में बलित पर्वत है, हिमालय, ठीक है। अफगानिस्तान को नहीं जीत पाए, आगे अंदर तक तो कैसे पहुंच पाओगे आप, ठीक है। तो ये एक तरह से सुरक्षित क्षेत्र है, और इस सुरक्षित क्षेत्र तक पहुंचने से, और समुद्र और इस क्षेत्र के बीच में जो स्थल क्षेत्र आता है ना, ये तो समुद्र है और ये पॉविटेरिया है, इस दोनों के बीच का जो स्थल क्षेत्र है इसे हम आंतरिक अर्धचंद्र के रूप में जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? आंतरिक अर्धचंद्र के रूप में इसे जानते हैं। इसमें यूरोप का पश्चिमी भाग, ईरान से उच्च भूमि, तिहाई क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी एशिया, ये सारे क्षेत्र इसमें सम्मिलित होते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाता है बाह्य द्वीप, है ना। ये क्या है? इसमें उत्तर दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जो बाहर स्थित है, ठीक है। सहारा के दक्षिण का अफ्रीकी भूभाग, जापान, ग्रेट ब्रिटेन। 1917 में तो ये वाला जो क्षेत्र है, कौन सा वाला क्षेत्र? विश्व द्वीप, आउटर जो द्वीप है, बाह्य द्वीप, उस बाह्य द्वीप में आपको कौन सा क्षेत्र शामिल होता? नीला वाला ले लेते हैं ना। तो इसमें आपका ये वाला क्षेत्र आ जाएगा, बाहरी द्वीप ही है। अफ्रीका वाला क्षेत्र आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र आ जाएगा, है ना, जापान वाला क्षेत्र आ जाएगा। तो ये वाले जो क्षेत्र है जो इस मेन जो विश्व द्वीप से अलग है, मेन विश्व द्वीप से अलग है, तो वो जो सारे क्षेत्र हैं वो सारे क्षेत्र किसमें आते हैं? बाह्य द्वीप में आते हैं, ठीक है। तो पहला तो कौन सा होगा? पॉविटेरिया, समझ गए, जो रूस वाला जो क्षेत्र है, ज्यादातर मध्य एशिया वाला, रूस वाला क्षेत्र, अफ्रीका में, तो वो वाला क्षेत्र पॉविटेरिया के रूप में उन्होंने बताया। उससे चारों ओर पर्वत है, उत्तर में साइबेरिया है, ठंडा सागर है, तो आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। इससे बाद में इस पॉविटेरिया और सागर, समुद्र के बीच में जो स्थलीय भाग है, जहां पर सबसे पहले नौसेना को हमला करना पड़ेगा, उसे उन्होंने आंतरिक अर्धचंद्र कहा। और इस विश्व द्वीप के अलावा वाले जो बाहरी क्षेत्र हैं उन्हें बाह्य द्वीप की संज्ञा दी है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये पूरा है जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। चलो, अब क्या होता है, इन्होंने ये सिद्धांत दे दिया, अच्छे से दिया, समझाने का भी पूरा प्रयास किया। इसके बाद क्या होता है? 1917 में बोल्शेविक क्रांति होती है। ये याद रखना, पूछा गया है ना, ये एग्जाम में पूछा गया है। बोल्शेविक क्रांति रूस में हुई थी, है ना, रूस में हुई थी, लेनिन ने के नेतृत्व में ये हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति होती है 1917 में, तो पॉविटेरिया वाले क्षेत्र में होती है। उसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध होता है और उसमें जर्मनी हार जाता है। फिर उसके बाद में ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का निर्माण करता है रूस, उस पूरे क्षेत्र को एक तरह से संयुक्त करने के लिए। तो ये जो 3-4 घटनाएं होती है 1917 में, बोल्शेविक क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार और ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का निर्माण, इन तीनों घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? इन तीनों घटनाओं से मैकिंडर है वो और भी ज्यादा अपने विचार को ऐसा मानने लगते हैं कि मेरा विचार वास्तव में सही है, और उनके विचारों को भी मान्यता और विश्व के संयुक्त विश्व द्वारा भी दी जाती है, अन्य विद्वानों द्वारा भी उनके विचारों को प्रभावशाली माना जाता है। और जब ये ऐसा होता है तो 1919 में मैकिंडर ने एक और शोध पत्र निकाला, वो है डेमोक्रेटिक आइडियाज एंड रियलिटी, है ना। तो ये भी मोस्ट है, डेमोक्रेटिक आइडियाज एंड रियलिटीज जो शोध पत्र है वो मैकिंडर ने निकाला। और अपने पिछले जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को संशोधन करते हुए उन्होंने हृदय स्थल सिद्धांत है
वो दिया। तो हृदय स्थल सिद्धांत है वो 1919 में दिया। धुरी क्षेत्र, धुरी क्षेत्र है वो कब दिया? 1904 में दिया। यहां तक क्लियर हो गया? दोनों के बारे में पूछा जाता है। धुरी क्षेत्र कब दिया? 1904 में। हृदय स्थल कब दिया? 1919 में। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। हृदय स्थल दिया 1919 में, धुरी क्षेत्र दिया 1904 में। डेमोक्रेटिक आइडियाज एंड रियलिटीज नामक अपने एक शोध पत्र में इन्होंने दिया। इन्होंने इसमें क्या करा? विश्व द्वीप में यूरोपीय एशिया के साथ संपूर्ण अफ्रीका को भी इन्होंने अब शामिल कर लिया। पहले थोड़ा सा था, पूरा अफ्रीका इसमें शामिल हो गया। अब ये बोलते हैं कि हृदय स्थल है क्या? हृदय स्थल पॉविट एरिया का है ना, धुरी क्षेत्र का ही विस्तृत रूप है, बड़ा रूप है। इसमें इन्होंने पश्चिमी सीमा जो बोल्गा बेसिन है उसको भी इसमें शामिल कर लिया। इसकी जो पूर्वी सीमा है वो साइबेरियन पर्वत तक इन्होंने शामिल कर ली। उत्तरी सीमा आर्कटिक सागर तक, और दक्षिणी सीमा ईरान हिमालय पर्वत श्रृंखला से मिलाकर बनती है। ठीक है। और इस हृदय स्थल को सामरिक हृदय स्थल के अंतर्गत बाल्टिक सागर, डेन्यूब नदी, नौगमन क्षेत्र, काला सागर, तुर्की, आर्मीनिया, ईरान, तिब्बत, मंगोलिया आदि शामिल हो गए। तो ये पूरी शक्तियां हैं जो मध्य, जो स्थलीय शक्तियां थी, वो सारी सारी स्थलीय शक्तियां तो इसमें हृदय स्थल में शामिल कर दी। अब यहां तक पहुंचोगे कैसे? ठीक है। सबसे बड़ी समस्या जो नौ शक्ति है उसके लिए यही है कि पहुंचोगे कैसे, और पहुंच भी गए तो आपके जहाज तो आपसे सैकड़ों किलोमीटर दूर रह जाएंगे। ठीक है। उन जहाजों के बिना, क्योंकि आपकी नौसेना है, उन जहाजों के बिना आप भी है, आपकी भी शक्ति क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। ये तो आप सभी को पता है। ट्रेन किस चीज में हो आप, है ना, वही डिपेंड करता है। जैसे अब ज्योग्राफी ही पढ़ना है, ज्योग्राफी की एग्जाम है, पर नेट में ज्योग्राफी अलग तरह से पढ़ी जाएगी, उसको पूछने का तरीका अलग होगा। जब आप ज्योग्राफी किसी एसएससी के एग्जाम के लिए पढ़ोगे तो वहां पे ज्योग्राफी अलग से होगा। ठीक है। जब हम नेट में ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब हम ये नहीं पढ़ते कि सौर मंडल, इसके बारे में नहीं पढ़ते, पृथ्वी आउटर ग्रह है, इनर ग्रह है। ठीक है, ये आता भी नहीं है। लेकिन जब आप एसएससी पढ़ोगे तो वहां पे तो ग्रह, उपग्रह, आंतरिक मंडल, बिग बैंग, इन सब के बारे में कुछ ना कुछ सिद्धांत पूछे जाते हैं, कुछ ना कुछ वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यही है, जब इन्होंने हृदय स्थल दिया तो धुरी क्षेत्र को इन्होंने हृदय स्थल में चेंज कर दिया। ठीक है। तो 1904 वाला जो धुरी क्षेत्र था वो 1919 में मैकिन्टन ने उसे हृदय स्थल बना दिया। लेकिन उसको हृदय स्थल बनाने के साथ साथ उसमें बहुत सारी शक्तियां भी डाल दी, और फिर ये बोल दिया कि नौसेना हो आप, अब आ जाओ हृदय क्षेत्र पे हमला करने के लिए। तो वो एक चीज है, वो उसमें महत्वपूर्ण साबित होती है। तो नौसेना इसमें लड़ नहीं सकती। तब इन्होंने क्या बोला कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये आपका हार्टलैंड के रूप में जाना जाता है, हृदय स्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, कॉल आ रहा है।
सॉरी, चलिए देखते हैं इसको। तो इस क्षेत्र में जो पोविट एरिया था उसी को इन्होंने विस्तार करके उसे इसने हृदय स्थल के रूप में चेंज कर दिया। और हृदय स्थल में दो गलियारे इन्होंने बताए, है ना, स्टेपी प्रदेश और बाल्टिक सागर वाले दो गलियारे हैं जहां से आप इसमें प्रवेश करके इसमें आक्रमण कर सकते थे। 1917 में जर्मन सेना यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर के बीच स्थित स्टेपी से प्रवेश करती है और अतः यह स्पष्ट हो गया कि स्टेपी प्रदेश हृदय स्थल में प्रवेश करने का सबसे बेहतरीन मार्ग है। यहीं से आप इसमें जा सकते हो, पर उसके लिए आपको जल सेना नहीं बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्थलीय सेना बनना पड़ेगा। मजबूत स्थलीय सेना आपको चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये कैसा है, मैदानी प्रदेश है। हृदय स्थल पृथ्वी का सबसे मजबूत किला है, निश्चित रूप से मजबूत है, क्योंकि यहाँ पे आप प्रवेश करने का सिर्फ एक ही रास्ता है जहां से आप आसानी से प्रवेश कर सकते हैं, और वो पूरा क्षेत्र उसी पर अपना दबाव है वो लगा देगा, जो संपूर्ण महाद्वीपीय क्षेत्र के संसाधनों पर नियंत्रण रखता है। जो हृदय स्थल पर शासन करेगा, ये स्टेटमेंट आता है, वह विश्व द्वीप पर शासन करेगा, और जो विश्व द्वीप पर शासन करेगा वही विश्व पर शासन करेगा। इतनी बार आ चुका है नेट में, पूछो मत, गिनती नहीं है, लेकिन ये याद रखना है, ज्योग्राफी किसी भी एग्जाम दो इसमें ये स्टेटमेंट आना ही आना है। जो हृदय स्थल पर शासन करेगा वह विश्व द्वीप पर शासन करेगा, और जो विश्व द्वीप पर शासन करेगा वह विश्व पर शासन करेगा। तो यह महत्वपूर्ण लाइन है, याद रखनी है। विश्व द्वीप, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब जर्मनी हारा यूएसएसआर से, तब और भी स्पष्ट हो गया कि आपका हृदय स्थल वास्तव में क्या है, हृदय स्थल है, ठीक है। और संयुक्त अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरा। इस प्रकार विश्व में शक्तियों से दो केंद्र बन गए, एक तो विश्व से कौन सा केंद्र बना, एक तो हृदय स्थल और एक बाहरी स्थल, ठीक है, जिसको हम महान वाली परिकल्पना में पढ़ेंगे। तो ये जो स्थल है मिडलैंड वाला और ये हार्टलैंड वाला, यही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसी पर पूरा उन्होंने 1919 में अपनी संकल्पना दी थी, और जो इस पर हृदय स्थल पर शासन करेगा वह है आपके उससे बाहरी क्षेत्र, ठीक है, जिसमें विश्व द्वीप शामिल है, उस विश्व द्वीप पर शासन करेगा, और जो विश्व द्वीप पर शासन करेगा वही पूरी दुनिया पर शासन करेगा। यही चीजें बताते हैं। बाद में रिमलैंड भी है, रिमलैंड पर भी हम चर्चा करेंगे, है ना, जो इनर आउटर सर्किल है ना, आंतरिक सर्किल है, उसे हम देखेंगे। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार मैकिंडर एक बार फिर से आते हैं 1944 में, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका था, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ये पता चला कि हाँ, सिर्फ विश्व में जो हृदय स्थल है वही एक शक्ति नहीं बन सकता है, जो बाहर बैठा है, जो इस पूरे विश्व द्वीप से अलग है, कौन, अमेरिका, पूरे विश्व द्वीप से अलग है, उसने भी इस विश्व युद्ध में अपनी छाप छोड़ी, और वह भी एक शक्ति के केंद्र के रूप में उभरा। क्यों, क्योंकि उस समय वायु शक्ति भी अपने चरम पर आ चुकी थी। वायु शक्ति के माध्यम से आपने हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या फोड़े, बम फोड़े, ठीक है, परमाणु बम धमाके आपने करे। तो इसमें एक नया शोध पत्र दिया, द राउंड वर्ड एंड द विनिंग ऑफ द पीस, ठीक है, और इसमें इन्होंने मिडलैंड बेसिन की परिकल्पना सामने रखी। कब रखी, 1944 में जो इन्होंने शोध पत्र दिया उसमें। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार मैकिंडर ने 1944 में शोध पत्र दिया, द राउंड वर्ड एंड द विनिंग ऑफ द पीस। मैकिंडर में इसने मिडलैंड बेसिन की परिकल्पना दी है। कौन सा बेसिन है, मिडलैंड बेसिन, ठीक है। तो मिडलैंड बेसिन में उत्तरी अटलांटिक महासागर, संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप शामिल थे। इस क्षेत्र को मैकिंडर ने हृदय स्थल की राजनीतिक शक्ति के प्रति संतुलन के रूप में देखा। यानी ये जो मिडलैंड वाला क्षेत्र है वही क्षेत्र ऐसा है जो हृदय स्थल को रोक सकता है, हृदय स्थल की उभरती हुई राजनीतिक प्रकाष्ठा को, है ना, जो भी शब्द आएगा, जो उसकी एक्सपेक्टेशन है ना, हिंदी में क्या बोलेंगे आप देख लेना, जो भी उसकी एक्सपेक्टेशन है, जो उसकी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है इच्छाएं हृदय स्थल की, उसे
कंट्रोल में करने का काम है वो कौन करेगा? वो आपका करेगा मिडलैंड। ठीक है, ये मिडलैंड उसे संतुलित करेगा कि भाई तू ही नहीं है मैं भी हूं, है ना, हम दोनों हैं यहाँ पर, और हम दोनों में जो जीतेगा फिर जाएगा। तो इस शीत युद्ध आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में रूस, यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में ये शीत युद्ध है वो चला, वो मिडलैंड की संकल्पना थी। और रूस, यूएसएसआर जो था, रूस, उससे विपक्ष में, विरोध में कौन आ गया? पूरा पश्चिमी यूरोप, अमेरिका, ये पूरा क्षेत्र उससे विपक्ष में आया था। और आया आज भी, यूक्रेन वाले मैटर में देख लो उसमें भी है। तो ये पूरा चित्र हमें देखने को मिलता है। अमेरिका में पर्याप्त वर्षा, ज्यादा उत्पादन, कोल क्षेत्र सारे हैं, जबकि पश्चिमी यूरोप, यूरोप के पश्चिमी भागों में भी ये सारी चीजें आपको मिलती है। तो ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? पूरक है, जो एकल समुदाय के दो अंश। ठीक है, एक ही समुदाय है लेकिन एक समुदाय के दो अंश है। और साथ ही साथ ये भी था कि अमेरिका में जो लोग हैं वो प्रवासी है। प्रवासी कहां से है? यूरोप से। जब औद्योगिक क्रांति आई, और औद्योगिक क्रांति में जो आपके पश्चिमी यूरोपीय देश हैं वहां पे जनसंख्या में ज्यादा वृद्धि हुई। ज्यादा वृद्धि होने की वजह से वहां से लोग प्रवास कर रहे, जब वो अन्य दुनियाओं को खोज रहे थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया को खोजा, वहां पे जाके बस गए, है ना, अपने भेड़ बकरी गाय सब ले गए वहां पर। ठीक है, और अमेरिका को खोजा तो समुदाय तो एक ही है, प्रजाति तो एक ही है, उनके जीन तो एक ही तरह से निकले, तो एक ही तरह से वो सोचेंगे, एक ही तरह से वो कार्य कर रहे हैं, संसाधन भी उनके पास पर्याप्त है। तो निश्चित रूप से वो क्या है, इस जो हृदय स्थल है उसको चैलेंज निश्चित रूप से करेंगे। और उत्तरी अटलांटिक महासागर के दोनों किनारे आपस में समुद्री और वायु संचार की सहायता से कड़ियों द्वारा जुड़े हुए हैं, और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, संचार की अच्छी व्यवस्था है। और औद्योगिक और सैन्य शक्ति इन दोनों की क्या है? संयुक्त रूप से अत्यधिक शक्तिशाली होगी, तभी तो नाटो बना। ठीक है, अमेरिका का संगठन है नाटो, सैन्य संगठन है जिसका नेतृत्व कौन करता है? अमेरिका। लेकिन उसमें पश्चिमी यूरोप के बहुत सारे देश हैं वो उसमें शामिल है, संयुक्त रूप से लड़ते हैं। एक देश पर हमला सब पर हमला। ठीक है, हम ये सोचते हैं ईरान में सेना आई, कौन सी सेना आई? अमेरिका। नाटो भी आया और देश भी उसमें आए सारे। ठीक है, तो ये संयुक्त रूप से लड़ते हैं, और संयुक्त रूप से जब ये लड़ेंगे तो ये ज्यादा शक्तिशाली होंगे, और हृदय स्थल को काउंटर करने में ये ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। और ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं हम? मिडलैंड के बारे में। ये संकल्पना कब आई? 1944 में। तो तीन संकल्पनाएं मैकेंडर हमें देखे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन सी संकल्पना है? एक तो दूरी क्षेत्र 1904 में आते हैं। फिर आता है आपका हृदय स्थल, ये आता है कब? 1919 में आते हैं। और फिर तीसरा आता है आपका कौन सा? बता दो जल्दी से, तीसरा कौन सा आता है? मिडलैंड। ये कब आता है? 1944 में। तो ये तीनों ही मैकेंडर ने दी थी, सन अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना, सब में 1904 ही टिक मत आ जाना। ठीक है, तीनों से अलग अलग है, बातें भी तीनों में अलग अलग है। ठीक है, तो ये जो वाला क्षेत्र है, जो मैं यहाँ पे ये वाला क्षेत्र है, वो आपका कौन सा है? मिडलैंड वाला क्षेत्र है। और ये मिडलैंड वाला क्षेत्र है वही इसको काउंटर करता है। और ये हार्टलैंड वाला क्षेत्र है, हृदय स्थल वाला क्षेत्र है। इस हृदय स्थल को काउंटर करने के लिए आपका ये वाला क्षेत्र, नॉर्थ अमेरिका और ये वाला क्षेत्र, ठीक है, पश्चिमी यूरोप वाला। आलोचनाएं पढ़ते हैं। ठीक है, आलोचनाओं में क्या बोलते हैं कि इतिहास है वो निश्चयवादी ढंग से स्थल और समुद्री शक्तियों के बीच संघर्ष के रूप में नहीं देखना चाहिए। निश्चित आप कुछ भी नहीं कह सकते। ऐसा नहीं है कि हमेशा स्थलीय शक्ति जीतेगी, ऐसा नहीं है कि हमेशा समुद्री शक्ति जीतेगी। भविष्य में अगर हम जाएं, अब आपने सिद्धांत दे दिया, ठीक, तो 1904 में कि दो ही शक्तियां, स्थलीय और समुद्री। और 1944 तक आते आते वायु शक्ति भी उसमें एंटर हो जाती है। तब क्या करोगे? आपका पूरा सिद्धांत गया फ्लॉप। हो सकता है अब दूसरी शक्ति आ जाए। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल वार। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी में डेवलप होगा, पूरा सिस्टम हैक कर लो,
कौन सी मिसाइल उड़ा दोगे फिर? ठीक है, तो ये एक, अगर आप सैन्य शक्ति की बात करें या इतिहास, इसको आप निश्चयवादी ढंग से आप प्रेजेंट नहीं कर सकते। जो नियतिवादी सिद्धांत है वही गलत है, क्योंकि इतिहास भौगोलिक अवस्थिति अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि चीजों से भी प्रभावित होता है। कनेक्टिविटी सबसे बड़ी समस्या है। हृदय स्थल पे तो हमला नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई चीज हृदय स्थल तक हमला करने में सफल हो जाता है तो हृदय स्थल सहायता कहां से लेगा? ये हमारा हृदय स्थल है, मान लिया ये हृदय स्थल है, यहाँ तक नहीं पहुंच सकता कोई भी, अगर यहाँ पे पहुंचना है तो इसको जीतना पड़ेगा। ठीक है, मान लिया हृदय स्थल तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन समुद्रों से हम यहाँ पर आके बैठ जाएंगे, फिर हृदय स्थल कहां पे जाएगा? पहले होता ना, पूरे क्वेसल यानी जो राजा महाराजाओं के जो किले हैं उससे बाहर डेरा डालकर बैठ जाती थी सेना। ठीक है, तो अभी तो बाहर निकलेगा, कितने दिन का खाना उसमें रहेगा, कितने दिन का पानी उसमें रहेगा आपूर्ति, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, फिर तो बाहर राजा को आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये समस्या रहती थी। फिर मैकेंडर ने मर्केटर प्रक्षेप पर बने मानचित्र का प्रयोग किया, और उस मानचित्र में साइबेरिया वाला क्षेत्र, अमेरिका वाले क्षेत्र, इन दोनों के बीच में दूरी है, डिस्टेंस वो ज्यादा दिखाई देती है, लेकिन दूरी इन दोनों के बीच में ज्यादा नहीं है। जितनी मैकेंडर सोच रहे थे उतनी डिस्टेंस इसमें ज्यादा नहीं है। और ये जो हृदय स्थल वाला क्षेत्र है वो संसाधनों से संपन्न क्षेत्र भी इतना नहीं है, धनी क्षेत्र नहीं है जितना मैकेंडर ने माना है। यही सबसे बड़ी समस्या है। अगर संसाधन होते देन वो और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकते थे अपने में, लेकिन संसाधन नहीं है। अगर वो लड़ने बैठेंगे मिडलैंड वाले क्षेत्रों से तो वो निश्चित रूप से संसाधनों के मामलों में, टेक्नोलॉजी के मामले में, इन सब में पीछे छूट जाएंगे। और यही हुआ, यूएसएसआर अमेरिका से तुलना करा, स्पेस प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम, परमाणु, सब में उन्होंने टक्कर दी, लेकिन संसाधनों की कमी, और इस वजह से वो पूरा क्षेत्र है वो अलग अलग देशों में टूट गया, और रूस है, सिर्फ रूस वाला क्षेत्र उसमें बच गया। नवीन युद्ध तकनीकों में जैसे वायुयान, प्रक्षेपशास्त्र और अपना साइबर वाला, इन सब में है वो हृदय स्थल है, वो एक खुला लक्ष्य है। हवाई जहाज से तो आप जा सकते हैं वायु क्षेत्र, मिसाइल से, साइबर, सबसे आप इस पे हृदय स्थल पर अटैक कर सकते हैं। तो ये सिद्धांत था, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, इससे बाद हम रिमलैंड वाला सिद्धांत है वो कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।